लालपुर गांव के दो व्यक्ति रंगा और बिल्ला, जो कि बदमाश किस्म के व्यक्ति थे, वो दोनों एक सुनसान इलाके में एक घने पेड़ के नीचे बारिश के बीच खड़े थे। बिल्ला भाई, मैं अब भी कहता हूँ कि घर चलते हैं। पिछले 4 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। हमें आज किसी के घर में चोरी करने का इरादा त्याग देना चाहिए। बकवास बंद कर रंगा, चोरी तो आज ही होगी। बिल्ला भाई, बात को समझो। लालपुर गांव की जमीन कच्ची है। अगर भागने की नौबत आई ना, तो हम दोनों भाग भी नहीं पाएंगे। तभी बिल्ला की नजर लालपुर गांव के सुनसान इलाके में बनी हुई लाल कोठी पर पड़ी। गांव के गरीब लोगों के घर तो हमने बहुत चोरियां की हैं। चलो आज इस कोठी के अंदर भी चोरी करते हैं। बिल्ला भाई, कहीं तुम लाल कोठी के अंदर चोरी करने की योजना तो नहीं बना रहे? तुमने बिल्कुल सही कहा रंगा। बिल्ला भाई, सारे गांव में उस लाल कोठी के बारे में अजीबोगरीब डरावनी अफवाहें मशहूर हैं। सुना है कि उस लाल कोठी के अंदर जो भी गया है आज तक वापस नहीं आया। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं जो गांव के लोगों ने फैलाई है, ताकि कोई भी उस कोठी में चोरी न कर सके। चलो चलते हैं। रंगा और बिल्ला कुछ ही देर में लाल कोठी के अंदर पहुंच गए और टॉर्च की रोशनी से वो यहाँ वहाँ देख रहे थे कि तभी उन दोनों के कानों में घुंघरू की आवाज टकराई। घुंघरू की आवाज सुनकर बिल्ला बुरी तरह से चौंक गया। ये तो घुंघरू की आवाज है रंगा। ऐसा लगता है जैसे कोई स्त्री घुंघरू पहनकर हमारी ही तरफ आ रही है। कि तभी टॉर्च की रोशनी में उन दोनों को एक बड़ी भयावह औरत का चेहरा नजर आया। रंगा और बिल्ला की चीख लाल कोठी में गूंज उठी। अचानक जमीन फट गई और रंगा और बिल्ला चीखते हुए जमीन के अंदर समा गए और चारों ओर सन्नाटा छा गया। इस घटना के 3 महीने बाद आर्यन अपनी पत्नी कुसुम के साथ कहीं जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी आर्यन की माँ रुक्मिणी आर्यन से बोली, तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो बेटा? माँ, आपको बताया तो था, मैं, कुसुम और मेरा दोस्त शुभम कुछ दिनों के लिए घूमने के लिए जा रहे हैं। आर्यन की बात सुनकर रुक्मिणी खुश हो जाती है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। वैसे तुम सब कहाँ घूमने जा रहे हो? माँ, कुसुम का हमारी पुश्तैनी कोठी को देखने का बड़ा मन था और मैंने भी सुना है कि वो कोठी सुंदर पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। बस हम वहीं जा रहे हैं। आर्यन की बात सुनकर रुक्मिणी के चेहरे पर डर झलकने लगा। कहीं तुम लाल कोठी की बात तो नहीं कर रहे? हाँ माँ, मैं लाल कोठी की ही बात कर रहा हूँ। और प्लीज अब आप ये मत कहिएगा कि वहां मत जाओ, वहां भूत प्रेत का साया है वगैरह वगैरह। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं इन सब बातों को नहीं मानता। मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगी बेटा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है माँ। रात के करीब 2 बजे रुक्मिणी, आर्यन, कुसुम और शुभम लाल कोठी के सामने खड़े थे। यहाँ आसपास इतना सन्नाटा क्यों है? शुभम, इस लाल कोठी को मेरे पिताजी ने बनवाया था और मेरे पिताजी को शांत वातावरण बहुत पसंद था। अब बातें ही करते रहोगे या अंदर भी चलोगे? इस सफर की वजह से मुझे बहुत थकान हो रही है। कुसुम की बात सुनकर चारों अंदर आ गए। अंदर का दृश्य देखकर वो चारों आश्चर्य में पड़ गए। तुमने बताया नहीं आर्यन कि हमारे आने से पहले तुमने कोठी की साफ सफाई करवा दी है? नहीं कुसुम, मैंने कोई साफ सफाई नहीं करवाई। फिर तो बड़ी अजीब बात है। जहां तक मैं जानता हूँ ये कोठी तो बरसों से बंद पड़ी हुई है। यहाँ पर तो धूल मिट्टी होनी चाहिए और फर्श बहुत ही गंदा होना चाहिए। तभी आर्यन की माँ रुक्मिणी डरे हुए अंदाज में आर्यन की ओर देखती है। बेटा, अभी भी समय है। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें वापस चलना चाहिए। अब बस भी करो माँ। आर्यन और कुसुम एक रूम में शिफ्ट हो गए। शुभम अलग रूम में गया और रुक्मिणी अलग रूम में। रूम के अंदर जाते ही वो तीनों गहरी नींद में सो गए, मगर रुक्मिणी की आंखों से नींद कोसों दूर गायब थी।
रुक्मिणी गहरी सोच में गुम थी कि तभी उसके कानों में घुंघरू की आवाज टकराई। ये तो बिल्कुल वैसी ही घुंघरू की आवाज है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तभी अचानक रुक्मिणी के कानों में जानी पहचानी एक स्त्री की आवाज गूंजी। आखिरकार तुम्हें अपने बेटे के साथ यहाँ पर आना ही पड़ा रुक्मिणी। वो यहाँ आ तो गया है, मगर विश्वास मानो वो यहाँ से जीवित नहीं जा पाएगा। ये सुनकर रुक्मिणी घबरा जाती है। ये तो उसी की आवाज है। इसका मतलब वो अफवाहें जो अब तक लाल कोठी के बारे में प्रसिद्ध थी, वो सब सही थी। मुझे अपने बेटे को बचाना ही होगा। इतना बोलकर रुक्मिणी तुरंत बिस्तर से उठ गई, मगर जैसे ही उसने फर्श पर कदम रखा, अचानक एक भयानक दिखने वाली स्त्री, जिसका पूरा शरीर जला हुआ था, उसके चेहरे पर बड़े बड़े फफोले उगे थे, अपनी लाल आंखों से रुक्मिणी को घूरती है। तू यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकती। तुझे भी इसी लाल कोठी की जमीन में दफन होना होगा। अचानक फर्श एक धमाके के साथ फट गया और रुक्मिणी जमीन के अंदर समा गई। अगले ही पल वो भयानक स्त्री काला धुआं बनकर वहां से गायब हो गई। अगली सुबह कुसुम रुक्मिणी के कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रही थी कि तभी वहां पर आर्यन आ गया। क्या हुआ? सुबह सुबह माँ के कमरे का दरवाजा क्यों पीट रही हो? माँ जी तो सुबह जल्दी ही उठ जाती हैं, मगर आज सुबह के 10 बज गए हैं। वो अभी तक नहीं उठी और दरवाजा भी नहीं खोल रही हैं और जवाब भी नहीं दे रही। कुसुम की बात सुनकर दरवाजा अचानक खुल गया। कमरे के अंदर अपनी सास रुक्मिणी को ना देखकर कुसुम आश्चर्य से कहती है, माँ कहाँ चली गई? माँ जरूर हमें बगैर बताए घर चली गई होंगी। तुम तो जानती हो ना कि माँ लाल कोठी के नाम से कितना घबराती थी। अगर ऐसी बात थी तो वो हमारे साथ आई ही क्यों? हाँ, हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, कुछ देर बाद मैं माँ को फोन करूंगी। तुम एक काम करो, बाजार से नाश्ते का सामान ले आओ। अपनी पत्नी की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराता हुआ कोठी से बाहर निकल गया और टहलते टहलते लालपुर गांव की ओर निकल आया। आर्यन एक जनरल स्टोर पर पहुंचा ही था कि तभी जनरल स्टोर का मालिक आर्यन से बोला, आप तो इस गांव के नहीं लगते साहब, लगता है शहर से आए हैं। आपने बिल्कुल सही पहचाना। दरअसल मैं और मेरी पत्नी लाल कोठी में ठहरे हुए हैं। क्या है ना, वो कोठी मेरी ही है। आर्यन की बात सुनकर बुजुर्ग व्यक्ति बुरी तरह से चौंकता हुआ, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? आर्यन ठाकुर। कहीं तुम अनुराग ठाकुर के पुत्र तो नहीं? आपने बिल्कुल सही पहचाना। क्या आप मेरे पिताजी को जानते थे? यहाँ से अभी इसी समय चले जाओ मूर्ख, नहीं तो तुम्हें तुम्हारे पिता के कुकर्मों का फल भोगना होगा। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं कर रहा, सही कह रहा हूँ। ये लालपुर गांव किसी जमाने में तुम्हारे पिता के अत्याचार से पीड़ित था। तुम्हारा पिता अनुराग ठाकुर एक नंबर का जल्लाद इंसान था। कहते हैं कि बरसों पहले उसका दिल हमारे गांव की एक गरीब लड़की पर आ गया, जो कि एक नर्तकी थी। तुम्हारा पिता उसे अपनी लाल कोठी में जबरदस्ती उठाकर ले गया और उसके साथ बहुत गलत करने की कोशिश की। जब वो अपनी कोशिश में नाकामयाब रहा तो उसने गुस्से में बेचारी उस नर्तकी के शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क कर उसे जिंदा जला दिया और लाल कोठी की जमीन में ही दफना दिया। तब से उस नर्तकी की आत्मा उस लाल कोठी में भटकती है और जब भी कोई भूला भटका मुसाफिर या चोर उस लाल कोठी के अंदर जाता है तो फिर वो कभी किसी को नहीं दिखता। जानते हो क्यों? क्योंकि लाल कोठी उस इंसान को जीते जी निगल जाती है। बुजुर्ग व्यक्ति की बात सुनकर आर्यन बुरी तरह से डर गया। आर्यन दौड़ते हुए लाल कोठी में पहुंच गया, मगर जैसे ही आर्यन ने कोठी के अंदर अपना कदम रखा, अचानक जोरदार हवा के साथ दरवाजे बंद हो गए। सामने का दृश्य देखकर आर्यन की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई।
आर्यन के सामने उसकी पत्नी और उसके दोस्त शुभम की भयानक अवस्था में लाश पड़ी हुई थी और वही भयानक स्त्री आर्यन को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। मुझे तेरा ही इंतजार था। तेरी माँ को तो मैं उसके अंजाम तक पहुंचा चुकी हूँ, मगर अफसोस तेरे पिता के कुकर्मों की सजा तेरी पत्नी और तेरे दोस्त को भी भुगतनी पड़ी और मरना तो तुझे भी है। आर्यन कांपते हुए कहता है, कौन हो तुम और तुमने मेरी माँ, मेरी पत्नी और मेरे दोस्त को क्यों मारा? नर्तकी हूँ मैं। तेरे बाप ने मुझे जिंदा जलाकर लाल कोठी में दफना दिया था और तेरी माँ सब कुछ जानते हुए भी वो औरत के नाम पर कलंक थी। मरने से पहले मैंने तेरे बाप को वचन दिया था कि मैं उसके खानदान का नाम और निशान मिटा दूंगी। उस औरत ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक भूचाल के साथ लाल कोठी की जमीन फट गई। देखते ही देखते आर्यन चीखता हुआ अपनी पत्नी और अपने दोस्त शुभम के साथ जिंदा जमीन में समा गया और सब कुछ सामान्य हो गया। लाल कोठी में सन्नाटे का साम्राज्य फिर से कायम हो गया। दीप्ति, रमन और राजू एक ही क्लास में पढ़ते थे। कुछ दिन पहले ही उन तीनों की नई दोस्ती प्रिया से हुई। वो 3 से 4 हो गए। वो चारों अपने कॉलेज की कैंटीन में बैठे हुए आपस में गप्पे लड़ा रहे थे। कुछ भी हो दोस्तों, ये हमारे कॉलेज का आखिरी साल है। उसके बाद हम सब कहाँ होंगे ये हमें भी नहीं पता। हाँ सही कहा रमन, सभी अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। एक तरफ हम दोनों नौकरी के लिए खाक छानते फिर रहे होंगे और वहीं प्रिया दीप्ति किसी सुंदर लड़के के साथ विवाह करके अपने अपने जीवन में व्यस्त हो जाएंगी। हम तीनों मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लेकिन दीप्ति एक रॉयल फैमिली से है। प्रिया की बात सुनकर राजू और रमन दोनों बुरी तरह से चौंक गए। दीप्ति, तुमने बताया नहीं कि तुम रॉयल फैमिली से संबंध रखती हो। इसमें बताने लायक क्या बात है यार? रॉयल फैमिली के लोग भी वही खाते पीते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग खाते पीते हैं। पहली बार देख रहा हूँ कि किसी रॉयल फैमिली की लड़की गांधी जी के विचारों पर अपना जीवन व्यतीत कर रही है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अरे हमारे बापू गांधी जी के भी यही विचार थे, सादा जीवन उच्च विचार। दीप्ति, हमें अपने परिवार के बारे में कुछ तो बताओ यार। दरअसल मेरे पूर्वज अंग्रेजों के बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं बचपन से यही सुनती चली आ रही हूँ कि जब भारत में अंग्रेजी शासन हुआ करता था तब मेरे परदादा की दोस्ती महारानी विक्टोरिया से थी। फिर तो तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी। मेरे परिवार में पैसों की वास्तव में कोई कमी नहीं। गरीबी क्या होती है ये मुझे पता ही नहीं, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे पिता ने शादी एक बहुत ही साधारण लड़की से की थी और मुझ में मेरी माँ के सारे गुण हैं। तो तुम्हारे माता पिता किसी बंगले में रहते हैं या फिर उनका कोई खानदानी घर या कोई हवेली है? नहीं, मेरे पिता पूर्वजों की हवेली में ही रहा करते हैं। वैसे अगर तुम सब चाहो तो मेरे घर पर कुछ दिनों के लिए रह सकते हो। मेरी माँ खाना बहुत अच्छा बनाती है और वो स्वभाव की भी बहुत अच्छी हैं। तुमने तो हमारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी दीप्ति। वैसे भी कॉलेज की 1 हफ्ते की छुट्टी है, हम सोच ही रहे थे कि छुट्टियों को कहाँ बिताया जाए। हाँ, राजू ने सही कहा, अब ये छुट्टियाँ कहीं और नहीं बल्कि तुम्हारी हवेली में ही बिताई जाएगी। वैसे तो तुम कोलकाता की रहने वाली हो ना? कोलकाता में किस स्थान पर बनी है तुम्हारी हवेली? काचेरवाड़ी। अगले दिन रमन, राजू और प्रीति दीप्ति की कार में बैठकर सीधे कोलकाता की ओर रवाना हो गए। उन सब ने कोलकाता जाने के लिए कार को ही चुना। रात के 11 बजे वो सब दीप्ति की आलीशान हवेली के बाहर खड़े हुए थे। हवेली के बाहर एक बड़ा सा गेट लगा हुआ था। वो तीनों आंखें फाड़ फाड़ कर दीप्ति की पूर्वजों की हवेली देख रहे थे। अरे इस तरह की हवेलियां तो मैंने फिल्मों में देखी हैं भाई। जब ये बाहर से देखने में इतनी विशाल नजर आती है तो अंदर से कितनी बड़ी होगी। मुझे तो डर लग रहा है रमन कि कहीं हम दीप्ति की हवेली के अंदर खो ना जाएं। रमन और प्रीति ने इतना कहा ही था कि तभी एक अजीब सी दिखने वाली औरत जिसके बालों से चेहरा ढका हुआ था अचानक उन सबके सामने आकर खड़ी हो गई। इस विशाल हवेली को मत देखो मूर्खों, तुम जिस स्थान पर खड़े हो उस स्थान को गौर से देखो।
कौन हो तुम और क्या बकवास कर रही हो? क्या कहना चाहती हो तुम? मैं तुम सबको यही बताना चाहती हूँ कि इस विशाल हवेली के सम्मोहन में मत आओ, वापस लौट जाओ। ये काचेरवाड़ी है और तुम सब इस शहर के नहीं लगते। तुम सब के सब बेमौत मारे जाओगे। तभी दीप्ति क्रोध भरी नजरों से उस औरत की ओर देखते हुए बोली, यहाँ से जाओ वरना तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। दीप्ति ने इतना कहा ही था कि तभी वो बुरी तरह से डर गई और वहाँ से चुपचाप चली गई। अचानक हवेली का विशाल गेट खुल गया। उन सब ने देखा हवेली के अंदर एक सुंदर अधेड़ उम्र की औरत उन सबको बहुत ही प्रसन्नता भरी नजरों से देख रही थी। मगर जैसे ही उस औरत की नजर दीप्ति पर पड़ी तो उसके होठों पर एक गहरी और रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई। दीप्ति अपने दोस्तों की ओर देखकर बोली, ये मेरी माँ है, इनका नाम है सुखमणि। ये सब कौन है दीप्ति? ये सब मेरे दोस्त हैं, कुछ दिन हमारी हवेली में रहकर एंजॉय करना चाहते हैं। हमारी काचेरवाड़ी में मेहमानों का बहुत आदर सत्कार किया जाता है। अपने दोस्तों को अंदर ले आओ। दीप्ति अपने दोस्तों को हवेली के अंदर ले गई। मगर जैसे ही रमन, राजू और प्रीति ने हवेली के अंदर प्रवेश किया, अचानक हवेली का मुख्य द्वार अपने आप ही बंद हो गया। ये देखकर वो तीनों बुरी तरह से घबरा गए। ये कैसे हुआ दीप्ति? हवेली का द्वार अपने आप कैसे बंद हो गया? तुम सब भी ना जरा सी बात पर घबरा जाते हो। भले ही ये हवेली बहुत पुरानी बनी हुई है, मगर कुछ समय पहले मेरे पिताजी ने इस हवेली की रिपेयरिंग करवाई है। यहाँ पर तुम्हें जितने भी दरवाजे दिख रहे हैं ना, वो सब ऑटोमेटिक हैं। दीप्ति की बात सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। एक बार को हमें ऐसा लगा जैसे कि हम किसी भूतिया हवेली में घुस आए हों। क्योंकि भूतिया हवेली में ऐसा ही होता है ना कि कोई भी उसके अंदर जैसे ही घुसता है, अचानक से द्वार खुद ब खुद बंद हो जाता है। प्रीति की बात सुनकर सभी दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। उन सभी की हंसी पूरी हवेली में गूंजने लगी। कुछ ही देर में वो सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। तुम सब यहाँ आराम से बैठो, मैं तुम सब के लिए भोजन लगवाती हूँ। इतना कहकर सुखमणि वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद दो महिलाएं लंबा सा घूंघट डाले हुए हाथों में खाने की बड़ी बड़ी डिशेस लेकर वहाँ पर आ गईं और डाइनिंग टेबल पर रखकर वहाँ से चली गई। अरे मुझे तो बहुत तेजी से भूख लगी है दोस्तों, तुम सबका क्या विचार है? अरे नेकी और पूछ भूख तो मुझे भी बहुत तेजी से लगी है। 15 घंटे के सफर ने मेरी हालत खराब कर दी है। मेरे पेट में तो चूहे बुरी तरह दौड़ रहे हैं दोस्त। यार तुम लोग कुछ तो शर्म करो। दीप्ति की माँ को तो आ जाने दो कम से कम। अगर हम सब उनके आए बिना ही ऐसे भोजन करने बैठ जाएंगे तो कहीं वो बुरा ना मान जाए। और वैसे भी ये सब बैड मैनर्स में आता है यार। इतना बोलकर प्रीति दीप्ति की ओर देखकर बोली। दीप्ति जो कि बड़े ही अजीब से अंदाज में उन तीनों की ओर घूर कर देख रही थी। अरे अपनी माँ को भी बुला लो दीप्ति, वो भी हमारे साथ अगर भोजन करेंगी तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं अभी अपनी माँ को बुला कर लाती हूँ। इतना कहकर दीप्ति वहाँ से चली गई और हवेली के एक कोने में जाकर गुम हो गई। दीप्ति का इंतजार करते हुए उन तीनों को काफी देर हो चुकी थी। यार आधे घंटे से ऊपर हो चुका है, ये दीप्ति कहाँ चली गई? सही कह रहा है यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरी हवेली में हम तीनों के अलावा और कोई मौजूद ही ना हो। और जो दो महिलाएं अभी अभी यहाँ आई थी, उनका भी कोई अता पता नहीं है। यार कहीं ये दीप्ति हमें डरा तो नहीं रही? रमन ने इतना कहा ही था कि तभी उन तीनों के कानों में संगीत की आवाजें गूंजने लगी। राजू ने डरते हुए ऊपर की ओर इशारा किया। संगीत की आवाजें ये ऊपर वाले पोर्शन से आ रही हैं दोस्तों। मुझे तो अब कुछ गड़बड़ लग रही है। हम तीनों को ऊपर जाकर देखना चाहिए। राजू की बात सुनकर सभी लोग सीढ़ियों से होते हुए हवेली के ऊपर के पोर्शन में पहुंच गए। कुछ ही देर के बाद वो तीनों हवेली के एक भव्य कमरे में पर्दे की ओट में छुपे हुए खड़े थे। उन तीनों ने देखा कि वहाँ पर कुछ महिलाएं, कुछ अंग्रेज युवक और कुछ हिंदुस्तानी युवक के साथ नृत्य कर रही थी।
नृत्य करने वाली महिलाओं में दीप्ति और दीप्ति की माँ सुखमणि भी थी। ये दृश्य देखकर उन तीनों के हैरत और डर से रोंगटे खड़े हो गए। आखिर ये सब चल क्या रहा है यार? ये हो क्या रहा है? मैंने तुझसे कहा था ना यार, यहाँ कुछ जरूर गड़बड़ लग रही है। इस तरह के कपड़े आज से 100 साल पहले पहने जाते थे। तुम सबने एक बात पर गौर किया नहीं? दीप्ति की माँ सुखमणि भी उनके साथ देखो कैसे अश्लील नृत्य कर रही है। सुखमणि जब गेट के बाहर मिली थी तब वो बूढ़ी थी, मगर अब देखो कैसे उसका चेहरा जवान युवती की तरह लग रहा है। प्रीति ने ये बात बोली ही थी कि तभी वो सब नृत्य करके रुक गए। वो सब के सब प्रीति, रमन और राजू की ओर देखने लगे। ये कैसे संभव हो सकता है? हम तीनों तो पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं। ये कैसे हमें देख सकते हैं? अचानक उन सब के चेहरे बेहद भयानक हो गए। हम सबको यहाँ से भागना होगा दोस्तों। हम सब किसी भूतिया हवेली में फंस गए हैं। वो तीनों दौड़ते हुए हवेली के नीचे की ओर भागे। वो तीनों सीढ़ियों से उतरे ही थे कि तभी उनके कानों में दीप्ति की आवाज टकराई। अरे तुम तीनों कहाँ चले गए थे? उन तीनों ने देखा कि डाइनिंग टेबल पर दीप्ति और उसकी माँ सुखमणि बैठी हुई उन सबको प्रश्न भरी नजरों से देख रही थी। हम तुम्हारा यहाँ डाइनिंग टेबल पर कब से इंतजार कर रहे हैं। तुम तीनों कहाँ थे? चलो आओ, खाना ठंडा हो रहा है। दीप्ति के कहने पर मैंने तुम सबका मनपसंद व्यंजन बनवाया है। ये सब क्या हो रहा है यार? कहीं जो हमने देखा वो हमारा वहम तो नहीं है? वहम कैसे हो सकता है? हमने जो कुछ भी देखा अपनी आंखों से देखा। अरे वो सब सच था। अरे लेकिन अब जो हम देख रहे हैं वो भी तो सत्य ही है। प्रीति और उसकी माँ डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई हमारा ही इंतजार कर रही हैं। जो भी हो, मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि हम सब ने जो भी देखा वो हमारा वहम था। और वो तीनों धीरे धीरे कदमों से चलते हुए डाइनिंग टेबल की ओर चले गए और चेयर पर भी बैठ गए। तुम सबको चिकन बहुत पसंद है ना, इसलिए मैंने तुम सब के लिए चिकन बनवाया है। उन तीनों ने जैसे ही डाइनिंग टेबल पर रखी हुई डिशेस के ढक्कन हटाए तो डर के मारे तीनों की चीख निकल गई। उन तीनों ने देखा कि उन डिशेस के अंदर दीप्ति और दीप्ति की माँ सुखमणि के कटे हुए सिर रखे हुए थे, जो उन सब की ओर देखकर अजीब से अंदाज में हंस रहे थे। अचानक चेयर पर बैठी हुई दीप्ति और सुखमणि का चेहरा बहुत भयानक हो गया। कौन हो तुम? मूर्ख इंसानों, क्या तुम सबको अभी भी समझ में नहीं आया कि हम सब इंसान नहीं हैं और तुम जिस हवेली में बैठे हुए हो वो भूतों का अड्डा है। यहाँ पर लोग जीवित आते तो हैं मगर जीवित बाहर जाते नहीं। राजू, रमन और प्रिया कुर्सी से उठने का प्रयास करने लगे। उन तीनों के चेहरे पर डर और बेबसी झलकने लगी। राजू कपकपाते हुए सुखमणि के भयानक चेहरे की ओर देखने लगा और बोला, आखिर हम तीनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? हम तीनों का छोड़ दो। लेकिन दीप्ति, ये कैसे संभव हो सकता है? तुम तो हमारी तरह इंसान हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। रमन के ऐसा कहने पर दीप्ति भयानक चेहरे के साथ किसी डायन की तरह बोली, ये तुम्हारी गलतफहमी है रमन कि मैं इंसान हूँ। ये काचरवाड़ी है। यहाँ दिन के साये में भी कोई भटकना पसंद नहीं करता। मैं कोई इंसान नहीं हूँ मूर्ख, मैं एक डायन हूँ। जब कोई इंसान यहाँ पर भटकना भूल जाता है तब मैं इंसान का रूप लेकर अपने झांसे में लेकर उसे खुद यहाँ पर लेकर आती हूँ। ये हवेली बरसों पहले अंग्रेजों की अय्याशी का अड्डा हुआ करती थी। उस समय के अंग्रेज हम जैसी भोली भाली स्त्री और महिलाओं को फंसाकर यहाँ अपनी अय्याशी पूरी करने के बाद उन्हें जिंदा जला देते थे। अंग्रेजों के जाने के बाद भी ये सिलसिला लगातार चलता रहा और उसके बाद यहाँ हम सब बेबस महिलाओं की आत्माएं भटकती हैं। सुखमणि ने इतना कहा ही था कि तभी देखते ही देखते हवेली के और कमरों से भी भयानक चेहरे वाली स्त्रियां निकलकर उन तीनों के करीब आने लगी और तीनों बुरी तरह से चीखने लगे।
कुछ ही देर में उन तीनों की चीखें मौत की चीखों में परिवर्तित होकर शांत हो गई। कुछ हफ्तों बाद पुलिस को रमन, प्रीति और राजू के मृत शरीर काचेरबाड़ी में बनी हुई उस सुनसान हवेली के अंदर मिले। पुलिस ने उन तीनों की लाशें उनके परिवार को सुपुर्द कर दी और हमेशा की तरह केस की फाइल बंद कर दी गई।